हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं खून का टीका, जो कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। आपको पता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के नए सिलेबस में ये उपन्यास जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, किस प्रकार से अध्ययन करना है, किस प्रकार का उपन्यास है, किस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो सारी बातों को दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे। और इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, इसकी जो पीडीएफ है, वो आपको हिंदी हब के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको प्रत्येक कक्षा की पीडीएफ है वो दोस्तों प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं खून का टीका। सबसे पहले इसके बारे में दोस्तों जानते हैं कि खून का जो टीका है वो एक उपन्यास विधा की रचना है। तो पहला आपका प्रश्न यही बनता है कि किस विधा की रचना है? उपन्यास। उपन्यास में दोस्तों किस श्रेणी का उपन्यास है? ऐतिहासिक श्रेणी का। आपसे 4 विकल्प दे देगा कि आंचलिक उपन्यास, ठीक है, जीवनीपरक उपन्यास, और आपका कल्पनात्मक उपन्यास, तिलिस्मी उपन्यास। तो किस प्रकार का आपका उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके जो उपन्यासकार हैं वो लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र। तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं वो बीकानेर राजस्थान से दोस्तों संबंधित हैं। 100 से भी अधिक पुस्तकों का इन्होंने सृजन किया है। राजस्थान की जो पहली राजस्थानी फिल्म थी वो इन्हीं की एक कहानी है, उस पर बनी है। अब बात करते हैं कि ये किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो ये दोस्तों राणा हम्मीर के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, और आशा करता हूँ कि एक क्वेश्चन आपका जीवन परिचय, लेखक के जीवन परिचय से और इसकी भूमिका से बनेगा, और एक जो प्रश्न है आपका इसके अंदर से बनेगा। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों जो भी इसका आ सकता है, प्रत्येक क्वेश्चन को बताते हुए बहुत ही दोस्तों हम आराम से विस्तृत व्याख्या करते हुए उस उपन्यास को पढ़ेंगे। तो प्रत्येक क्लास को दोस्तों देखिए संजीदगी के साथ। और एक बात बोलना चाहूँगा कि ये दोस्तों उपन्यास ना तो अमेजन पर, ना दोस्तों आपके फ्लिपकार्ट वगैरह कुछ पर भी दोस्तों नहीं है। किसी भी साइट पर दोस्तों ये उपन्यास नहीं है, और मार्केट में भी ऑफलाइन उपलब्ध नहीं है। केवल गूगल की एक साइट है, उस पर ही दोस्तों ये उपन्यास उपलब्ध है, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका कारण ये है क्योंकि ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र जैसे ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे राजस्थान के साहित्यकार हैं जिनको उपेक्षित कर दिया गया है। लेकिन इस बार आरपीएससी ने ऐसा काम किया है कि उसने राजस्थानी यानी कि राजस्थान के ऐसे साहित्यकारों को जोड़ा है जिनको वास्तव में साहित्यकार की श्रेणी में उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। विजयदान देथा की एक कहानी, उजाले के मुसाहिब, वो भी आपकी जोड़ी गई है। हेतु भारद्वाज की पटाक्षेप नहीं होगा, ये कहानी आपकी जोड़ी गई है। इसके अलावा आपका एक उपन्यास खून का टीका भी जोड़ा गया है, और ये अच्छा भी है दोस्तों, क्योंकि हमने प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल आदि को इतना पढ़ा है कि उनकी रचनाएं तो वैसे ही हर जगह उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन खून का टीका ऐसी रचना है जो अब दोस्तों 10-15 दिन बाद आपको सब जगह उपलब्ध हो जाएगी। शायद पहली बार है कि किसी पाठ्यक्रम में इस उपन्यास को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले पात्र आते हैं दोस्तों उपन्यास में, ठीक है। पात्रों से क्वेश्चन बन सकता है, संवादों से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपकी किसी घटना से क्वेश्चन बन सकता है, राणा हम्मीर के जीवन से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन बनने की दोस्तों ये नहीं कि आप 200 पन्नों का उपन्यास है दोस्तों, बड़ा उपन्यास है, आप केवल उपन्यास पढ़ने से ही आपका क्वेश्चन है वो सही नहीं होगा। हमें एक बेहतर रणनीति के साथ में उपन्यास को पढ़ना होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन बनने के आपके ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लेखक हैं वो यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं, ये आपको याद करना है। और विद्या प्रकाशन मंदिर दिल्ली से ये प्रकाशित है। ये दोस्तों इसका जो पहला संस्करण है वो 1960 में प्रकाशित हुआ था। 4 रुपये इसकी तब मूल्य था, इसीलिए इसकी जो टाइपिंग है दोस्तों वो भी कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है। उसी समय की टाइपिंग है, उसी समय की एक पीडीएफ उस साइट पर दी हुई है।
तो आप वहाँ से डाउनलोड कर ली, वहाँ से तो आप पढ़िए ही मत। हम यहाँ पर क्लास के माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं दोस्तों। जब आपकी मार्केट में उपलब्ध हो जाए, बाज़ार में उपलब्ध हो जाए, तब आप एक उपन्यास ले लेना आपको, और तब उसको आपको पढ़ना है। जब आप हमारी क्लासों के माध्यम से आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों यूट्यूब पे विस्तृत विवेचन और व्याख्या के साथ में दोस्तों हिंदी हब पर आपको ये उपन्यास पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले राजस्थान के छद्म इतिहास को प्रकाश में लाने वाले महान इतिहासवेत्ता कर्नल जेम्स टॉड, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, मूणौत नैडसी, कवि राजा श्यामल दास को समर्पित है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है वो दे सकता है कि भाई किसको समर्पित नहीं किया है, तो 4 विकल्प दे देगा, एक अन्य का नाम दे देगा। तो इनको दोस्तों ये यादवेंद्र जी ने इस उपन्यास को समर्पित किया है। और एक बात याद रखनी है कि ये उपन्यास यादवेंद्र जी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। इससे पहले उपन्यास तो उन्होंने लिखे थे, लेकिन पहला ऐतिहासिक उपन्यास आपसे पूछा जाए तो यादवेंद्र जी का खून का टीका है। अब चलिए इनके लेखक के विचार हैं वो क्या हैं। तो प्रस्तुत उपन्यास चित्तौड़ के राजा हम्मीर के जीवन पर आधारित है। आपने राजस्थान जीके के अंतर्गत पढ़ा होगा, जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो मेवाड़ का इतिहास दोस्तों एक जगह पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला जो राजवंश है वो आपका सिसोदिया राजवंश, ठीक है, मेवाड़ राजवंश है। मेवाड़ रियासत है जो सर्वाधिक समय तक जिसने एक जगह पर अपनी नींव है वो जमाए रखी। तो जब हम मेवाड़ के शासकों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर एक राजा आते हैं रण सिंह। रण सिंह को दोस्तों कर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता था। तो इनके 2 पुत्र होते हैं। सबसे पहला पुत्र होता है क्षेम सिंह और दूसरा पुत्र होता है राहप। जो लोगों ने जीके पढ़ी होगी, और मुझे ऐसा है कि सभी को इसके बारे में थोड़ा सा जो ज्ञान है वो तो होगा ही। तो रण सिंह के 2 पुत्र होते हैं, क्षेम सिंह और आपका राहप। क्षेम सिंह है उसने चित्तौड़ में रावल शाखा की शुरुआत है वो की थी, और राहप है उसने सिसोदा शाखा की शुरुआत की थी, और एक बगल में ही सिसोदा गांव है वो बसा लिया था। तो जो सिसोदा गांव के जो पैदा होते थे वो तो कहलाते थे सिसोदिया, और जो रावल शाखा के थे वो आप अपने आगे लगाते थे रावल, ठीक है, और सिसोदा वाले लगाते थे राणा। तो अभी तक तो इनकी कोई मेन भूमिका नहीं है सिसोदा वाले की, लेकिन जैसे ही रण सिंह है उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद में क्षेम सिंह है उसकी भी मृत्यु होती है, उसके बाद में रावल सामंत सिंह बनते हैं, इसके अलावा जैतर सिंह आते हैं, ठीक है, और सबसे अंत में दोस्तों आता है आपकी रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह से आप सभी परिचित होंगे कि जिन्होंने पद्मावती 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जिनके ऊपर आक्रमण किया था, पद्मावती से उन्होंने विवाह किया था, सब आप जानते हैं पद्मावती। तो ये रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं। चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रावल रतन सिंह है वो मारे गए थे, ठीक है। और इस युद्ध में दोस्तों एक लक्ष्मण सिंह थे, इनके एक सरदार थे लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, वो भी अपने 7 पुत्रों के साथ में मारे गए थे। तो यहाँ पर आएगा राणा हम्मीर के विश्वसनीय, वो रावल रतन सिंह के विश्वसनीय जो सामंत थे वो राणा लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है, राणा लक्ष्मण सिंह थे। तो जैसे दोस्तों चित्तौड़ के इसमें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के सामने रतन सिंह की हार हो जाती है, पद्मावती चिता में कूद जाती है, लक्ष्मण सिंह मारे जाते हैं। उसके बाद में जो खिलजी है वो क्या करता है कि जो यहाँ का शासक है वो खिज्र खां को बना देता है। खिज्र खां है वो यहाँ का फिर शासक है, वो बनाता है साहब आपके मालदेव चौहान को, ठीक है, जो कि कानड़दे का भाई था मालदेव चौहान, जिसे मूंछों वाला राजा भी कहा जाता है। इसके अलावा फिर क्या होता है दोस्तों कि मालदेव चौहान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जैसा है वो मालदेव चौहान का भाई था जैसा सिंह,
तो उसने यहाँ पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी और वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो थे तो वो सिसोदिया कहलाते थे। ठीक है, तो उसी में अरी सिंह नाम का एक सिसोदिया सरदार था और उसका जो पुत्र था वो था राणा हम्बीर। ठीक है, तो उसने फिर जैसा को हरा करके चित्तौड़ पे अपनी है वो राणा शाखा की शुरुआत की थी। तो हम्बीर के बारे में सबसे जो महत्व तथ्य है कि चित्तौड़ में राणा वंश की जो नींव डाली थी वो राणा हम्बीर ने डाली थी। ठीक है, लेकिन जो राणा शाखा है, सिसोदा शाखा है, उसकी स्थापना है वो राहप ने की थी। ठीक है, और हम्बीर के बारे में आप जानते हैं कि इसको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, आप जीके के अंतर्गत आप खूब पढ़िएगा। मैंने थोड़ी सी आपकी भूमिका स्पष्ट करने की कोशिश की है कि किस हम्बीर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि भाई दो शाखाएं थीं, एक तो रावल शाखा थी। रावल शाखा का अंतिम जो शासक है वो रतन सिंह था। उसकी मृत्यु के बाद में यहाँ पर मालदेव चौहान आ गया। मालदेव चौहान का भाई था जैसा सिंह, उसको पराजित करके राणा हम्बीर है जो कि सिसोदा गांव का था, सिसोदिया था, और ये अपने नाम के आगे राणा लगाते थे। तो पहला राणा शासक था हम्बीर, तो उसने यहाँ पर विजय प्राप्त करके यहाँ पर है वो राणा वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से अब जो शाखा है वो चलेगी राणा, जिसमें आएंगे आपके राणा हम्बीर, राणा सांगा, ठीक है, महाराणा कुंभा, इसके अलावा महाराणा प्रताप, ठीक है, कर्ण सिंह, जगत सिंह, जो भी सब आएंगे तो वे राणा लगाएंगे। इससे पहले रावल लगाते थे, रावल जैत सिंह, रावल रतन सिंह, रावल छेम सिंह। तो इस प्रकार दोस्तों मेवाड़ का इतिहास है, मैं तो शायद आपसे कम ही जानता हूँ, तो आप इतिहास के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हम्बीर। थोड़ी सी भूमिका मैंने स्पष्ट करने की कोशिश आपके लिए की है। राणा हम्बीर के जीवन की कुछ घटनाएं बड़ी विवादास्पद हैं, फिर भी मैंने भरपूर सच्चाई के साथ उन घटनाओं का चित्रण करने का प्रयास किया है तथा सभी इतिहासवेत्ताओं के वर्णन के सत्य को ग्रहण करने की चेष्टा की है। अनग सिंह, पवन सिंह और शेरा मेरा काल्पनिक चरित्र हैं। तो दोस्तों पात्रों से भी आपके क्वेश्चन हैं, कई बार बन जाते हैं कि कौन से पात्र ऐतिहासिक नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अनग सिंह, पवन सिंह और शेरा मेरा हैं वो काल्पनिक पात्र हैं, जो लेखक के इतिहास में इनका कोई भी नाम वगैरह उल्लेख नहीं मिलता है। ये स्वयं यादवेंद्र जी ने स्वयं अपनी दिमाग से उपजाए हैं। हालांकि हम्बीर के पास ऐसे कई योद्धा थे, पर उनके सही नाम न मिलने पर मैंने इन चरित्रों को उन्हीं के आधार पर काल्पनिक सर्जना कर दी है। उपन्यास में तत्काल की प्रभावशाली घटनाओं का वर्णन आज के पाठकों, छात्रों और देश की भावी पीढ़ी के सामने कुछ नए प्रश्न रखेगी कि प्राचीन भारत के महान शासक अत्यंत दूरदर्शी थे और आज जिन साधनों से देश का पुनर्निर्माण हो रहा है वे पहले भी यहाँ पर प्रचलित थे। उपन्यास की त्रुटियों के लिए मैं विज्ञजनों से क्षमा के साथ परामर्श भी चाहूँगा। ऐतिहासिक उपन्यास है, वह भी प्रथम, अतः क्षमा का अधिकारी हूँ ही। यानी कि पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है शर्मा जी का खून का टीका। इस उपन्यास में उन्हीं की सामग्री का उपयोग किया है जिन्हें यह उपन्यास समर्पित है, यानी कि कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुहुड़ो नैडसी और आपके हो गई कविराजा श्यामल दास। तो इन्होंने जो अपने इतिहास ग्रंथ लिखे, उन इतिहास ग्रंथों की सामग्री को लेकर ही शर्मा जी ने यहाँ पर खून का टीका है वो राणा हम्बीर के जीवन पर आधारित उपन्यास है वो लिखा है। साले की होली, बीकानेर ये कोई स्थान है दोस्तों। बीकानेर वाले जानते होंगे, बीकानेर राजस्थान से ये इनका संबंध है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। तो अब दोस्तों पढ़ते हैं हम उपन्यास को बिना किसी देरी के। बड़ा उपन्यास है दोस्तों, कई कक्षाओं में पूर्ण हो पाएगा। इस कक्षा को मैं लगभग आपकी 30-35 मिनट की कराऊंगा, जिसमें आप कमेंट करके बताना कि आपको 1-1 घंटे की कक्षाएं चाहिए या फिर आपको शॉर्ट कक्षाएं चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का ये कथन है जो कि आपसे कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि अर्थात राजस्थान में कोई ऐसा छोटा सा राज्य ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली, यूरोप का एक स्थान है थर्मोपोली, जैसी रणभूमि ना हो, और शायद ही ऐसा नगर मिले जहाँ लियोनिडास जैसा वीर पुरुष उत्पन्न ना हुआ हो। यानी कि जो लियोनिडास है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा वीर था, इसलिए उसकी संज्ञा है वो राजस्थान के यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनसे दी गई है। और थर्मोपोली है वो यूरोप की एक रणभूमि है जिसमें युद्ध लड़े जाते थे।
तो राजस्थान की दोस्तों प्रत्येक कण कण में थर्मोपोली और लियोनार्डास जैसे वीर हैं वो उत्पन्न हुए हैं। ये कर्नल जेम्स टॉड है वो राजस्थान के बारे में कहते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड, ऐसे तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं राणा हम्बीर से, ठीक है, आपके यादवेंद्र शर्मा चंद्र से, और जो इस उपन्यास में आया है उससे। बस मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, एक परिचित सी ध्वनि सिसोदिया वंश के स्वाभिमानी एवं धर्मपरायणी एक लिंगेश्वर दीवान राजा रतन सिंह के विश्वसनीय योद्धा सामंत लक्ष्मण सिंह लाखा के कण कुहरों में ध्वनित प्रतिध्वनित हुई। यानी कि जो राणा रतन सिंह है, ठीक है, रावल जो रतन सिंह है उसके विश्वसनीय जो सामंत थे, मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण सिंह थे जो अपने 7 पुत्रों के साथ में मारे गए थे जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। तो उनके कानों में एक ध्वनि आई कि मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। वे उन्मत्त हो उठे, यानी कि थोड़े से वे उन्मादित हो उठे अपने कक्ष में, जहाँ वे रात्रि के नीरव निस्पंद क्षणों में मेवाड़ की विकट समस्याओं में उलझे निद्रा की आराधना करने आए थे। एक परिचित ध्वनि में पुनः उलझ गए। यानी कि वे थोड़ी सी मेवाड़ में कुछ समस्याएं चल रही थी, उन पे कुछ विचार कर रहे थे, ठीक है, अधलेटी हुई अवस्था में। उसके जब उन्होंने ध्वनि सुनी कि मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, तो उसमें वे उलझ गए। दीपक उनके सज्जित कक्ष में ज्वलित था। मखमली सैया पर वे अर्ध शायद थे, यानी कि आधे सोए हुए थे। अभी उन्होंने लंबी अचकन और धोती पहन रखी थी जो हिमसी श्वेत थी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर राणा जो सामंत लक्ष्मण सिंह है उनसे उपन्यास की शुरुआत है वो की जाती है। बाहर एक भृत्य यानी कि नौकर हाथ में खड़ग लिए पहरा दे रहा था। मुझे राजबली चाहिए, लाखा उठ खड़े हुए। यानी कि जो आवाज़ है वो दोबारा से फिर आती है, मुझे बलिदान चाहिए, मुझे बलिदान चाहिए, फिर मुझे राजबली चाहिए, यानी कि राजा की बलि चाहिए। और राजा हैं कौन? वो रतन सिंह हैं। उन्मादग्रस्त प्राणी की भांति उन्होंने कक्ष को देखा, कोई नहीं था। उनके गढ़ के बाहर कोई श्वान लंबे स्वर में भौंक उठा, यानी कि कोई कुत्ता है वो भौंक रहा था। पवन का तीव्र झोंका वातायन से आया, खिड़की से आया और दीपक की लौ लील कर चला गया, यानी कि दीपक को बुझा करके चला गया। लाखा के अंग प्रत्यंग से पसीना छूट गया। उन्होंने आकुल हो कुछ बोलना चाहा, तभी झंझा के भयावह हिलोरे आने प्रारंभ हो गए। उनका कांपता स्वर उन हिलोरों में इस भांति लुप्त हो गया जिस तरह पगली के अट्टहास में सब साधारण का स्वर खो जाता है। यानी कि जो हवा के झोंके थे उनमें उनका स्वर है वो इस तरह से खो गया, जिस प्रकार कोई पागल व्यक्ति है, पागल औरत है, वो अट्टहास करे, खिलखिलाए और उसमें जब सभी लोगों की जो आवाज़ है वो खो जाती है, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपके कोई भी अभी तक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। जो क्वेश्चन बने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उपन्यास किस विधा की रचना है, ऐतिहासिक उपन्यास है, किसने लिखा है और किसके जीवन पर आधारित है। प्रचंड तिमिर भयानक शांति। प्रचंड तिमिर यानी कि तिमिर माने अंधेरा और भयानक शांति। मुझे रक्त चाहिए। लाखा ने देखा कुल देवी साक्षात उनके समक्ष खड़ी हैं, विकराल मुद्रा और विशाल रक्तिम नेत्र। यानी कि मुझे बलिदान चाहिए, मुझे राजबली चाहिए और मुझे रक्त चाहिए। तो ये कौन कह रहा था? तो ये कुल देवी हैं, वो साक्षात उनके समक्ष आकर के खड़ी हो गई। तो ये आपसे संवाद पूछे जा सकते हैं कि मुझे रक्त चाहिए, मुझे राजबली चाहिए, मुझे बलिदान चाहिए। ये जो संवाद हैं वो किसने कहे थे? तो ये कुल देवी ने कहे थे। लाखा का सारा तन जड़ हो गया। कठिनता से वे इतना ही कह पाए, माँ चित्तौड़ की रक्षा चाहते तो लाखा को मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो। चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो लाखा तो मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो, अपने आप को महाराणा के लिए बलिदान कर दो। तो दोस्तों ये आपकी यहाँ पर बात आती है। तो राणा लाखा हैं, मैंने आपको बताया कि सामंत सिंह के सबसे विश्वसनीय सामंत थे, ठीक है, रावल रतन सिंह के। इनके 7 पुत्र थे। तो यहाँ पर वही कहानी है वो शुरुआत की जा रही है कि देवी माँ आती हैं, कुलदेवी आती है, ठीक है। वो कहती है कि यदि भाई तुम चित्तौड़ की रक्षा करना चाहते हो, यानी कि अब अलाउद्दीन का है वो आक्रमण होने वाला है,
यदि तुम चाहते हो तो अपने जो राजपुत्र हैं सातों की सातों, उनको आप महाराणा के लिए बलिदान कर दो। देवी अंतर्ध्यान हो गई। करुण शिष्कियाँ एवं घोर तिमिर देखकर सेवक ने कक्ष में प्रवेश किया और उसने पुनः प्रकाश किया। लाखा जी को अचेत देख वह भयभीत हो उठा और शीघ्रता से वहाँ से भागा। लाखा जी 12 पुत्रों के गौरवशाली पिता थे। तो सबसे दोस्तों यहाँ पर फिर क्वेश्चन बन गया कि जो लक्ष्मण सिंह, सामंत लक्ष्मण सिंह थे, उनके कितने पुत्र थे? 12। गौरवशाली पिता थे। सभी पुत्र पराक्रमी और त्यागी, महाराणा के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले। ज्येष्ठ पुत्र अरसी ने आकर अपने पिता को संभाला। तो अरसी है दोस्तों, सबसे बड़ा पुत्र है अरसी लक्ष्मण सिंह का। उपचार किया गया, थोड़ी देर में उन्हें चेतना लौटी। वे अर्थ भरी दृष्टि से अरसी की ओर देखकर बोले, अरसी, विगत समर में 8 सहस्त्र वीरों के प्राणों की आहुति से माँ की प्रचंड तृष्णा शांत नहीं हुई है। यानी कि इससे पहले भी रतन सिंह ने जो युद्ध है वो लड़ा था, ठीक है, लेकिन उससे उनकी जो है माता की जो उसमें क्या है 800 वीरों के 8 सहस्त्र यानी कि 8000 वीरों के प्राण है वो चले गए थे। लेकिन जो हमारी कुलदेवी है उसकी अभी तक जो तृष्णा है वो शांत नहीं हुई थी, ठीक है। तो वह मुझे बार बार कहती है, जब तक राजमुकुटधारी राजकुमार चित्तौड़ की रक्षार्थ सम्राग्नि यानी कि दोस्तों समर युद्ध रूपी अग्नि में स्वाहा न होंगे, तब तक सिसोदिया वंश का प्रचंड मार्तंड होता है दोस्तों आपके दोपहर का सूर्य। प्रचंड मार्तंड यवन के कोप रूपी बादलों से मुक्त नहीं होगा। तो यवन यानी कि दोस्तों मुगल अलाउद्दीन का उस समय शासन था दिल्ली पर 1296 से लेकर के 1316। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी है वो तो चित्तौड़ को जीतने में असफल रहा था, लेकिन उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी है उसने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। तो भाई ये कह रहा है कि जब तक राजमुकुटधारी सभी राजकुमार हैं वो चित्तौड़ के लिए सर्वस्व अपना दान नहीं कर देंगे, तब तक है वो जो मुगलों के जो कोप रूपी बादल हैं उनसे ये मुक्त नहीं हो पाएगा चित्तौड़, सिसोदिया वंश, ठीक है। अरसी कुछ बोले कि अजय सिंह व अन्य पुत्रगण तथा दास दासियां भी आ गए। सभी लाखा के चारों ओर बैठ गए। एक भृत्य इत्र की सुगंधी वातावरण में फैला रहा था, ठीक है। कुछ दासियां मोर पंख के बने पंखों से हवा कर रही थीं। सज्जित वक्ष की प्राचीरों पर लटकती तलवारें दीपकों का तीव्र प्रकाश पाकर दीप्त हो उठी। क्षणिक गंभीर मौन छाया हुआ था। यानी कि सब जो पुत्र हैं वो आ गए थे, ठीक है। राणा वो सामंत लक्ष्मण सिंह है वो भी बैठे हुए हैं, उनका बड़ा पुत्र है अरसी वो भी बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से अजय सिंह है उनके दूसरे पुत्र का नाम है। तो आपको पुत्रों के नाम ज़्यादा याद नहीं रखते हैं, केवल एक याद रखना है कि भाई अजय सिंह आया है अभी तक और आपको अरसी आया है, ठीक है, कि अरसी है वो उनका ज्येष्ठ पुत्र था। अरसी गंभीर स्वर में बोला, आपको भ्रम हो गया है पिताश्री। नहीं अरसी, केवल आज नहीं सदा माँ मुझसे बलिदान मांगती रहती है। अरसी, तुम नहीं जानते, भगवती की इच्छा, भगवती की आज्ञा को पूर्ण नहीं किया गया तो मेवाड़ जलकर भस्म हो जाएगा। यवन मेवाड़ियों की मान मर्यादा को ध्वस्त कर हमारे गौरव के चिन्ह तक मिटा देंगे। तो ये संवाद आपको किसने कहा था? आपके लक्ष्मण सिंह ने। तो ये दोस्तों वीरता की, राजस्थान की वीरता की पराकाष्ठा देखिए कि उनको स्वप्न भी ऐसे आते थे जिसमें राज्य के लिए, अपने राजा के लिए, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दें, ऐसे तक उनको दोस्तों स्वप्न तक ऐसे आते थे। यूँ ही नहीं राजस्थान का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं, ऐसे सामंत पैदा हुए हैं, ऐसे सरदार पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने राज्य के लिए, चित्तौड़ के लिए, मेवाड़ के राजवंश के लिए अपनी पुत्रों तक का बलिदान कर दिया। धन्य हैं ऐसे वीर। लाखा के सारे पुत्र मौन हो गए। अब वे गांव तकिए के सहारे बैठते हुए बोले, खिलजी चित्तौड़ को विजय करके ही सांस लेगा।
देखिए दोस्तों, कुछ एक शब्द इसमें ऐसे आ सकते हैं जो अच्छी तरह से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इससे कोई भी दोस्तों बाधा नहीं होगी। जैसे ही मार्केट में उपलब्ध होगा आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मैं आपको सारे बता दूंगा, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर होने वाली नहीं है। खिलजी चित्तौड़ को विजय करके ही सांस लेगा। तो मैंने आपको जो भूमिका बताई थी दोस्तों, वही भूमिका है वो वहाँ पर अब दिखती हुई बनती हुई दिखाई दे रही है। राणा जी अब शक्तिहीन हो गए हैं। तो यहाँ पर रतन सिंह के बारे में बात की जा रही है। निरंतर का यह घेरा हमारे लिए भूख प्यास का कारण बन गया है। तो यानी जो रतन सिंह के चित्तौड़ के समय दोस्तों 7-8 महीने की जो घेराबंदी कर रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आ गया है आक्रमण करने के लिए और घेराबंदी करके बैठा है। उसके बाद में ये महलों में ये बातचीत चल रही है राणा वो सामंत लक्ष्मण सिंह व उसके पुत्रों के मध्य में। चित्तौड़ के महाबली अपना शौर्य दिखलाकर स्वदेश अनुराग का अविस्मृत उदाहरण छोड़ गए हैं। इतना विपुल बलिदान देकर भी विजयश्री हम पर प्रसन्न क्यों नहीं है? तुम नहीं जानते मेरे पुत्रों, इस शोकातुर वातावरण में रात्रि के नीरव निस्तब्ध क्षणों में माँ का विकराल मुख मुझे कहता है मैं भूखी हूँ। तो ये दोस्तों उनको लगता है कि भाई हम जब तक अच्छी तरह से नहीं लड़ेंगे, अपना सर्वस्व दांव पर नहीं लगा देंगे, अपने प्राणों की बाजी जब तक हम सिसोदिया वंश के लिए, चित्तौड़ के लिए, मेवाड़ के लिए नहीं लगाएंगे, तब तक हम मिलकर दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनको हरा नहीं पाएंगे। तो ये इसका दोस्तों मंतव्य निकलता है। आप शांत रहिए ठाकुर साहब, लेकिन लाखा शांत नहीं रहे। वे तंद्रलावस्था में आतुर, यानी कि तंद्रलावस्था यानी कि थोड़ी सी नींद की अवस्था, थोड़ी जागृत अवस्था में आतुर व उद्विग्न होकर चौंक उठते और आतंकित दृष्टि से यत्र तत्र देखकर यह कह उठते, चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी है तो माँ को बलि दो। तो ये जो कथन है वो कुल देवी ने कहा था। ठीक है, संपूर्ण रात्रि इसी तरह व्यतीत हुई। प्रभात हुआ, महाराणा के सम्मुख लाखा जी हाजिर हुए। अब यहाँ पर लाखा जी हैं वो रतन सिंह के सम्मुख है वो उपस्थित हो गए हैं। समस्त सामंत व सरदार उपस्थित थे। तो जो दोस्तों सिसोदिया वंश के सिसोदा गांव के जो सरदार थे, ठीक है, जो स्वयं ही एक मेवाड़ वंश की एक शाखा थी, तो वो जो चित्तौड़ वाले थे उनके यहाँ पर सरदार सामंतों का काम है वो करते थे। ठीक है, बाद में जब राणा हम्मीर वहाँ पर बनते हैं तब उनकी जो शाखा है पूरी पूरी वहाँ पर स्थापित हो जाती है। लाखा जी ने अपनी बात पुनः दोहराई। अस्त्र शस्त्रों में सज्जित चित्तौड़ के सारे वीर स्तब्ध से खड़े थे। लाखा जी कह रहे थे, चित्तौड़ के सम्मान को बचाना है तो देवी के वचनों का पालन किया जाए। देवी ने मुझे स्वप्न में कहा है कि मैं राजबली चाहती हूँ लाखा। जब तक राजमुकुटधारी राजकुमार मेवाड़ की रक्षार्थ रंगभूमि में मुस्तरक नहीं होंगे, तब तक मेवाड़ शत्रुओं का आक्रमण होना बंद नहीं होगा। राणा रतन सिंह अब यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों, राणा रतन सिंह। यह भ्रम भी हो सकता है, भ्रम नहीं है। एकलिंगेश्वर दीवान जी यह सत्य है। ठीक है, एकलिंग जी है दोस्तों, इनके कुलगुरु माने जाते थे। ठीक है, इनकी पूजा करते थे एकलिंग जी। दीवान जी यह सत्य है। वीरों के स्वप्न सत्य से सदा परिणित होते आए हैं। यानी कि जो वीर जो स्वप्न देखते हैं वो हमेशा सत्य ही निकलते हैं। हमारा धर्म में अपनी कुलदेवी में आस्था और विश्वास है। यह भ्रम भी है तो कितना गौरव में भ्रम है। यानी कि ये भ्रम भी निकला तो कितना गौरव में भ्रम होगा। जो व्यक्ति अपनी जननी जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग होगा वह कितना भाग्यवान कहलाएगा। आज हमारे समक्ष एक ही जलता प्रश्न है, मेवाड़ की रक्षा। यानी कि हमारे सामने केवल एक ही प्रश्न है कि भाई मेवाड़ की रक्षा है वो किस प्रकार की जाए। बाहर है अलाउद्दीन 7-8 महीने से मेवाड़ के किले को, चित्तौड़ के किले को घेरे हुए बैठा है और हम हैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक ही हमारे सामने प्रश्न रह जाता है, किस प्रकार हम मेवाड़ की रक्षा करें। दरबार के अंतिम छोर पर अरसी बैठा था जो कि लक्ष्मण सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। निरंतर 3 रात दिवस से वह चिंतित था। उसके पिताश्री निरंतर एक ही बात पर अड़े हुए थे। उनके कथन में गहरी आस्था है। क्या पता उनकी कल्पना सत्य का आधार लिए हुए हो। क्या पता पिताश्री का आग्रह में प्रभु का कोई आदेश हो। आस्तिक संस्कारी अरसी के मन में निष्ठा जागी। यानी कि जो
ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था अरसी, उसको अपनी पिता की बात पर विश्वास होने लगा। पिताश्री के निरंतर आग्रह ने उसके अंतराल में विश्वास जगा दिया। अरसी ने अभिवादन करके अपने पिता के स्वप्न को बल प्रदान किया। वह समर्थन करता हुआ बोला, राणा जी, पिता के वचनों पर गौर करें। हम सब ईश्वर पर बड़ी आस्था रखते हैं, अतः हम उनके स्थान को व्यर्थ या स्वप्न समझकर सर्वथा निर्मूल नहीं समझना चाहिए। आज मेवाड़ की चारों ओर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। इस अवसर पर हमें देवी देवताओं को सर्वोपरि सत्य मानकर नए ढंग व नए उत्साह से युद्ध का श्री गणेश करना चाहिए। तो ये बात है वो अरसी कहता है, वो भी अपने पिता की बात का यानी कि लक्ष्मण सिंह की बात का समर्थन करता है। राणा जी सिंहासन से एक क्षण के लिए उठ खड़े हुए। अशांति जनित म्लान मुख को एक पल के लिए दोनों हाथों की हथेली में छुपाकर वे दीर्घ निश्वास छोड़कर बोले, कुछ समझ में नहीं आता है। सिंहासन के दोनों ओर दो सेवक मयूर परों के पंखे झल रहे थे और अधिकारी विस्मय विमुग्ध से बैठे थे। सारे अधिकारी विस्मय विमुग्ध से बैठे हुए थे। लाखाजी पुनः खड़े हुए। पंक्तिबद्ध पदानुसार बैठे वीरों के मध्य एक चक्कर लगाकर वे गंभीर भारी स्वर में बोले, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। राणा जी, मैं देवी का सच्चा भक्त हूँ। तो ये आपसे संवाद पूछा जा सकता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं देवी का सच्चा भक्त हूँ। जो कथन है वो किसने कहा था? तो ये दोस्तों आप थोड़ी सी कहानी यदि बैठा लेंगे कि भाई लक्ष्मण सिंह है वो किस तरह का संवाद है, किस तरह का पात्र है, किस तरह के संवाद बोल सकता है। ठीक है, राणा रतन सिंह है, जो रावल रतन सिंह है, वो किस तरह के संवाद बोल सकते हैं। तो ये इस प्रकार है। देवी किसको कह रही है? सबसे पहले लक्ष्मण सिंह को कह रही है। सबसे बड़ी जो वीर गति होगी वो लक्ष्मण सिंह और इसके पुत्रों की होगी। तो यहाँ पर वो आपको थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से भी आपको लगाना है। सच्चा भक्त हूँ, उसने जब कभी मुझे स्वप्न या प्रत्यक्ष में दर्शन दिए, किसी प्रयोजन को लेकर ही दिए हैं। वह प्रयोजन सत्य के आधार से ही नहीं होता है। हमारे अनेक शूरमा इस रण में काम आ चुके हैं। ठीक है, रण में काम आना दोस्तों एक मुहावरा है, यानी कि युद्ध में मारे जाना, शहीद होना। दिन प्रतिदिन हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है। इस पर भी हमने देवी की आज्ञा का पालन नहीं किया तो हमें भीषण परिणाम से टकराना होगा। तो ये है वो बात है वो रावल रतन सिंह से कह देते हैं। लाखाजी अपने आसन पर आकर बैठ गई। सारे दरबार में सन्नाटा छाया रहा। चित्तौड़ के विशाल गढ़ के चतुर्दिक खिलजी, यानी चित्तौड़ की जो विशाल गढ़ था उसके चतुर्दिक यानी कि चारों दिशाओं में खिलजी की अपार सेना पड़ी हुई थी। अलाउद्दीन रूपाशक्ति के वशीभूत होकर पद्मिनी को लेने के लिए अपना सारा रण कौशल चित्तौड़ हथियाने में लगा रहा था। तो ये बात है दोस्तों, वो कहते हैं आपके कौन, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, वो कहते हैं कि भाई पद्मावती के लिए ही जो खिलजी है उसने आक्रमण किया था। लेकिन जो अन्य इतिहासकार हैं वो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। जैसे कि जायसी तो पद्मावती को कहते हैं, लेकिन जो G.H. ओझा हैं वो कहते हैं कि जायसी ने जो कथा बताई है वो केवल काल्पनिक है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे आक्रमण इसलिए किया था ताकि वो चित्तौड़ है वो गुजरात के रास्ते में पड़ता था, मेवाड़। यदि वो मेवाड़ पे अधिकार कर लेगा तो गुजरात भी उसके अधिकार में आ जाएगा। गोपीनाथ शर्मा भी इस घटना को काल्पनिक मानते हुए पद्मावती के लिए उसने आक्रमण किया था। ठीक है, और जो दशरथ शर्मा है वो कहते हैं कि भाई इस दुर्ग का सामरिक महत्व था, ये बीच में था, गुजरात की सीमा पर था, दक्षिण की पूरी सीमा पर था, बीच में रास्ते में पड़ता था, तो सामरिक दृष्टि से ये महत्व था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। लेकिन विभिन्न विद्वानों की विभिन्न मतें हैं, हमें उनके फेर में नहीं पड़ना है। ठीक है, हमें जो उपन्यास में आएगा दोस्तों वही सत्य है, जी के इसमें नहीं लगानी है। जो उपन्यास में आएगा उसी के अनुसार आपको आंसर है वो देना पड़ेगा। एक अन्य सरदार ने उठकर कहा, लाखाजी झूठ नहीं कहते, और देखते देखते लाखाजी की बात को सर्व समर्थन प्राप्त हो गया। माँ को राजबली दी जाएगी, इस बात पर सबका एक मत हो गए। यानी कि दोस्तों जो माता है वो राजबली मांग रही है। भाई किसी भी राजकुमार की अब राजबली देंगे तब ही जाकर के ये खतरा है वो टल पाएगा। समस्या जटिल थी। कौन सामंत अपने 12 पुत्रों का एक साथ बलिदान करना चाहेगा? मेवाड़ में बहुत से ऐसे सामंत थे
जिनके कई कई पुत्र थे, लेकिन लाखाजी के स्वप्न पर इस तरह अपने वश को क्यों कोई मिटाने को तत्पर होता। भाई लाखाजी क्या पता झूठ बोल रहे हो, इस तरह इसकी बात का विश्वास करके अपने पुत्रों की बलि देना भैया कोई नहीं करना चाहेगा। जब राणा जी ने पूछा कि कौन अपने पुत्रों का उत्सर्ग करेगा, तो दरबार में गहरा मौन छा गया, जैसे वहाँ कोई प्राणी उपस्थित ही नहीं है। तब लाखाजी के चेहरे पर ग्लानि और संकोच दोनों भाव एक साथ आए और मिटे। उन्होंने विनती भरी दृष्टि से अपने पुत्रों की ओर देखा। पुत्रों में निवेश उत्पन्न हो गया। बाप की आन की रक्षा का प्रश्न लाखाजी के दोनों बड़े पुत्रों के सम्मुख नाच उठा। यानी कि एक तो है अनग सिंह है और एक है आपका अरसी। अरसी आगे बढ़ा। क्षण भर के लिए उसकी आंखों में जोश स्फुलिंग सा ज्वलित हुआ और वह पितृ सम्मान रक्षा हेतु बोला, मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूँगा। यानी कि मेरी बलि है वो सबसे पहले दी जाए, तो मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूँगा। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन आप लगा लीजिए, ये कथन है आपका अरसी का। अरसी का यह उद्घोष सुनकर सभी दरबारी स्तब्ध हो गए। सबकी अभिप्राय भरी दृष्टि अरसी पर केंद्रित हो गई। अरसी कहे ही जा रहा था, माँ की क्षुधा यानी कि भूख शांत करने के लिए इतनी देर नहीं करनी चाहिए। हमारी अधिष्ठात्री प्रचंड प्यास से व्याकुल होकर रक्त की बलि मांग रही है। मेवाड़ हेतु राणा जी को सहर्ष इस उत्सर्ग के लिए तत्पर हो जाना चाहिए और मुझे राणा घोषित करके सैन्य का संचालन सौंप देना चाहिए। अरसी की आजान बाहु यानी कि घुटनों तक का रक्त इस उष्णता से दौड़ा कि उसका हाथ खड़क की मूठ पर चला गया। नेत्र अंगारों से दीप्त हो उठे। तनिक गंभीर स्वर में सब पर दृष्टिपात करता हुआ बोला, यह भवानी साक्षी है। राणा जी, एकलिंगेश्वर की आज्ञा से आपका यह चाकर अपना सर्वस्व विसर्जन करके मेवाड़ के गौरव को अक्षुण्ण रखेगा। तो दोस्तों ये आपका ये संवाद है, ये भी अरसी का संवाद है, इसको भी आप याद रखेंगे कि यह भवानी साक्षी है। राणा जी, एकलिंगेश्वर की आज्ञा से आपका यह चाकर अपना सर्वस्व विसर्जन करके मेवाड़ के गौरव को अक्षुण्ण रखेगा। माँ का स्वप्न हो या पिता का भ्रम, किंतु यह सत्य है कि मुझे उत्सर्ग अपनी जन्मभूमि के लिए होना है। एक वीर दुष्टों का दलन करता हुआ वीर गति को पा जाए, यही उसके जीवन का श्रेय की उपलब्धि है। तो ये दोस्तों आपका हो गया। यहाँ पर है वो सबसे पहला राजकुमार है अरसी, जो कि लक्ष्मण सिंह का ज्येष्ठ पुत्र है। तो वो यहाँ पर है वो बलि के लिए तैयार हो जाता है। तो ये दोस्तों हमने पहला पार्ट पढ़ा है। लगभग दोस्तों हमने 10 वीडियो जिसकी बनेंगी, यदि 1-1 घंटे की बनते हैं तो आधी बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन बहुत ही आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार की व्याख्या के साथ में विवेचन करते हुए एक एक क्वेश्चन को, एक एक संवाद को दोस्तों समझते हुए हम इस उपन्यास को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर कक्षाएँ चल रही हैं। लहरों का राजहंस है, वो पढ़ा दिया गया है। स्नातक स्तर की जो भी कहानियाँ हैं वो दोस्तों मैंने पढ़ा दी हैं, आप उनको जा कर के देखिए। और सभी की जो प्लेलिस्ट है चैनल पे बनी हुई है, जा कर के देखिए। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करिए। चैनल पे यदि नए हों तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए। पूरे सेकंड ग्रेड की दोस्तों तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरह से इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। और अभी तक आपने यदि टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको दोस्तों हेल्पफुल रहेगी, पसंद आई होगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।